हेलो स्टूडेंट्स, नया चैप्टर शुरू कर रहे हैं 11th क्लास। चैप्टर का टाइटल है फैब्रिक अराउंड अस। हमारे आसपास जो भी कपड़े हैं हम उनके बारे में समझेंगे। ठीक है, चैप्टर स्टार्ट करने से पहले इम्पॉर्टेंट बात, मास्क का प्रयोग ज़रूर करें। कोविड-19 की सिचुएशन चल रही है, ठीक है। घर से बाहर नहीं निकलें, अगर ज़रूरत नहीं है तो डिस्टेंस बना के रखें। घर में जो बुज़ुर्ग हैं, जो बच्चे हैं, उनका स्पेशली ध्यान रखें। घर का बना खाना खाएं, ठीक है। और थोड़ी थोड़ी देर में साबुन से हाथ धोते रहें। बाहर जाते समय अपने पास सैनिटाइज़र ज़रूर रखें और उसका उपयोग करें। ओके, अब हम स्टार्ट करते हैं अपना चैप्टर। तो इस चैप्टर को पढ़ने के क्या उद्देश्य हैं, हमारे आसपास जो कपड़े हैं उसकी जानकारी लेके हमें क्या क्या, इस चैप्टर को पढ़ के कपड़ों की जानकारी से हमें क्या क्या समझ आने वाला है। विभिन्न प्रकार के कपड़े और उनके बारे में हम डिस्कस करेंगे, जैसे कॉटन, सिल्क, नायलॉन, पॉलिएस्टर, रेयॉन। उनका नाम समझेंगे, उनका वर्गीकरण समझेंगे, ठीक है। कॉटन जो कपड़े से धागा बनता है, यान बनता है, जिसे सूत भी कहते हैं, उसके बनने की प्रक्रिया समझेंगे। कपड़ा बनने की प्रक्रिया समझेंगे। ये दोनों कॉन्सेप्ट को हम समझेंगे। कपड़े की विभिन्न विशेषताओं को हम समझेंगे, ठीक है। और कपड़ों का कैसे सिलेक्शन करें, चुनाव कैसे करें, इस चीज़ पर भी चर्चा की जाएगी। ये चित्र देखेंगे बच्चों। इस चित्र में यहाँ पे कपास का ये फूल है, कॉटन का पौधा दिखा रहे हैं, रेशम का कीड़ा दिखा रहे हैं, ठीक है। ये पत्तियाँ, पेड़ पौधे, लकड़ी, भेड़ और ब्रश पे जो रेशे हैं, इन सब को दिखाई दे रहा है कि इन सभी से हमें धागा या फैब्रिक मिलता है। प्राकृतिक रूप से भी मिलता है और मानव निर्मित रूप से मिलता है। मानव निर्मित का एग्जाम्पल है यहाँ पे ये जो टूथब्रश के ऊपर नायलॉन के रेशे हैं। इसकी डिटेल में चर्चा हम आगे करेंगे। बच्चे ने जो छतरी ली हुई है, ठीक है, जो कैनवस है, छतरी का जो कपड़ा है वो कैसे बनता है, इन सब चीज़ों पे चर्चा की जाएगी। इधर भी यही दिखाया गया है। फर वाले कपड़े आपने देखे होंगे तो खरगोश की पिक्चर दिखाई गई है, भेड़ की पिक्चर दिखाई गई है ऊनी कपड़ों के लिए। उनसे कैसे कपड़े बन जाते हैं, रेशे कैसे बनते हैं, धागे कैसे बनते हैं, इन सभी पे चर्चा की जाएगी। इस चैप्टर का इंट्रोडक्शन समझते हैं। इंट्रोडक्शन में ये बताया गया है कि कपड़े हमारे लिए आरामदायक हैं, हमें आराम प्रदान करते हैं। यस, इट इज़ ट्रू। गर्मी में सूती कपड़े आराम देते हैं, सर्दियों में ऊनी कपड़े आराम देते हैं, ऊष्मा देते हैं। कपड़ों के अलग अलग कलर्स होते हैं, डेकोरेशन होती है, सजावट स्टाइल होते हैं, डेकोरेटिव स्टाइल होते हैं, बनावट भी होती है, ठीक है। बुनावट को टेक्सचर कहा जाता है इंग्लिश में। टेक्सचर समझेंगे बच्चे। टेक्सचर का मतलब होता है फील। जब हम किसी भी सतह को, किसी भी कपड़े की सतह को अपने हाथ में लेके अपनी दोनों उंगलियों और अंगूठे के बीच में टच करके फील करते हैं कपड़े को, तो उसे कहते हैं टेक्सचर कैसा है कपड़े का, ठीक है। मार्केट में आप जाते हो, सूट के लिए कपड़ा ख़रीदते हो, सूट बनवाने के लिए, उसे ज़रूर छू के देखते हो, टच करके उसका टेक्सचर हम चेक करते हैं। कपड़ों के अलग अलग टेक्सचर हम अलग अलग समय पे फील करते हैं। सोते वक्त बेड की चादर का टेक्सचर अलग होता है, तकिए का अलग होता है, स्कूल ड्रेस का अलग होता है, स्कूल यूनिफॉर्म का, स्कूल बैग का अलग टेक्सचर होता है, ठीक है। अलग अलग तरह से वो कपड़े बने होते हैं।
छोटी सी एक्टिविटी करके देख सकते हैं। अलग अलग तरह के कपड़ों को इकट्ठा करो और उनके नाम लिखो। एक एक्टिविटी ये आपकी आगे आएगी। दूसरा, आप छोटा सा कोई भी एक कपड़े का टुकड़ा ले लो, ठीक है। उस कपड़े के टुकड़े को लेके उसे अनरेवल करो। अनरेवल मीन्स खोलना शुरू करो। कटा हुआ टुकड़ा लोगे, अगर घर में भी पड़ा मिल जाएगा आपको, तो आप उसे आराम से उसमें से धागे निकालना शुरू कर दोगे। उसे कहते हैं यार्न, जो धागे निकल के आते हैं लंबे लंबे। जब आप उन धागों को भी खोलोगे तो छोटे छोटे रेशे निकल के आएंगे, उसे कहते हैं रेशा या फाइबर। तो अब आपको ये इस पिक्चर से समझ आ जाएगा। ये देखिए, ये कपड़े का टुकड़ा है, ये चटाई की तरह बुना हुआ है ये कपड़े का टुकड़ा। उसको जैसे ही खोला तो ये धागे निकल रहे हैं उसमें से, यार्न। और जब धागे को भी और ज़्यादा खोला तो छोटे छोटे रेशे निकलने लग जाएंगे, ठीक है। वो अलग होते चले जाएंगे धागे से। तो आपको कुछ कुछ समझ आ रहा होगा कि रेशे से बनता है सूत और सूत से बनता है कपड़ा, फाइबर से बनता है यार्न और यार्न से बनता है फैब्रिक। तो ये जो छोटे छोटे रेशे हैं इनको हम फाइबर्स या रेशा कहते हैं, ठीक है, जो धागे में से निकल के आते हैं। इसका एक एग्जाम्पल आप ले सकते हैं, मोमबत्ती, कैंडल में जो बत्ती होती है वो यार्न अगर आप मान लो, सूत उसे धागा मान लो, उसे जब आप खोलोगे तो छोटे छोटे रेशे निकल आ जाएंगे ना। कॉटन का जो टुकड़ा होता है, रुई, कपास, उससे आप बाती बना सकते हो, ठीक है। कैंडल वाली बाती बना सकते हो। कैसे बना सकते हो? छोटा सा रुई का टुकड़ा लेके अपनी दोनों हथेलियों के बीच में हथेलियों को आपस में घर्षण दें या रगड़ें तो वो एक लंबाई में फोल्ड होने लंबा होने लगता है, ठीक है। आपको फोल्ड होने लगता है वो कपड़ा, थोड़ा थोड़ा धागे के रूप लेने लगता है, मुड़ने लगते हैं रेशे, आपस में बंधने लगते हैं, ठीक है, धागे का रूप लेने लगते हैं। इसी तरह से रुई से बाती बनती है, बहुत सारे बच्चे जानते होंगे। तो इसको कहते हैं रेशे से धागा बनना, और उन धागों को जब आपस में बुनाई की जाती है तो कपड़ा बनता है। इन तीनों चीज़ों को, फाइबर्स, यार्न्स और फैब्रिक्स, रेशा, सूत और कपड़ा, इन तीनों चीज़ों को कहा जाता है वस्त्र उत्पाद या वस्त्र। इंग्लिश में टेक्सटाइल प्रोडक्ट्स या टेक्सटाइल, क्या बोला जाता है? टेक्सटाइल प्रोडक्ट्स या टेक्सटाइल। इनको जब कपड़ा बन जाता है तो उस पर रंगाई की जाती है। रंगाई मीन्स आपने कपड़ा बना दिया, सफ़ेद कपड़ा बन के तैयार है, फॉर एग्ज़ाम्पल, रंगाई करोगे, छपाई करोगे, शाइन के लिए काम करोगे, तो ये सारी प्रक्रियाएं क्या कहलाती हैं? फिनिशिंग, परिष्करण। क्या कहलाती हैं? परिष्करण। ये एक्टिविटी कर लोगे बच्चों। अलग अलग प्रकार के कपड़ों के छोटे छोटे सैंपल इकट्ठे करो, छोटे छोटे टुकड़े, और उनके नाम लिखो। जैसे कॉटन को आप कपास बोलेंगे, रेशम, सिल्क, नायलॉन, जीन्स का कपड़ा, टॉवल का कपड़ा, कई तरह के कपड़े के, ठीक है। अब हम पढ़ते हैं बच्चों फाइबर प्रॉपर्टीज, रेशों के गुण। जो रेशे के गुण होंगे, ठीक है, वही कपड़े के गुण होंगे। क्यों? क्योंकि रेशे से ही कपड़ा बनेगा, रेशे से बनेगा धागा और धागे से बनेगा कपड़ा। तो एक रेशे में जो ज़रूरी क्वालिटीज़ हैं, जो ज़रूरी गुण हैं, वो क्या होने चाहिए उनको समझेंगे, ठीक है। अवेलेबिलिटी इन लार्जर क्वांटिटीज़, ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में वो उपलब्ध हो और सस्ता हो। कताई के योग्य हो, स्पिनेबिलिटी हो। कताई मीन्स कि वो धागा बनने की क्षमता में हो, उसको रोल किया जा सके, वो आपस में लपेटा जा सके, ठीक है। जैसे कॉटन से बाती जैसे बनती है, रुई से जैसे बाती बनती है, मोमबत्ती का एक एग्जाम्पल लेंगे, ठीक है, कि उनको आसानी से कताई की जा सके।
धागा बनाया जा सके और बाद में कपड़ा बनाया जा सके, उसे कहते हैं कताई योग्य या स्पिनेबिलिटी। रेशा जो हो वो लंबा हो थोड़ा सा, अगर छोटे छोटे रेशे होंगे तो वो आपस में बंध नहीं पाएंगे, वो धागा नहीं बना पाएंगे, सूत नहीं बना पाएंगे, ठीक है। मजबूत हों, उनमें नम्यता हो। नम्यता का मतलब होता है बच्चों फ्लेक्सिबिलिटी, मुड़ सके, फोल्ड हो सके, ठीक है। अगर रेशे बहुत कड़क कड़क होंगे, एग्जाम्पल हो गया उसका नारियल जो होता है, कोकोनट के ऊपर जो ब्राउन कलर के थोड़े कड़क रेशे होते हैं, उनसे आप धागा नहीं बना सकते, ठीक है। और सतह की बनावट रेशों की ऐसी होनी चाहिए जो आसानी से धागे में परिवर्तित हो सके, बदल सके, ठीक है। टेक्सचर जो ऊपरी जो बनावट है वो ऐसी होनी चाहिए। रंग, चमक और भार। इसके अलावा जब रेशे से कपड़ा बन जाता है तो कंज्यूमर या उपभोक्ता भी कुछ क्वालिटीज़ देखता है। वो कलर देखता है, चमक देखता है और भार, वजन भी देखता है। तो हमें ऐसे रेशे इस्तेमाल करने चाहिए इनका कलर अट्रैक्टिव हो, पसंद आए। या ये कलर वाली बात तो बाद में भी आती है, जो आसानी से रंगा जा सके। जब रेशे से कपड़ा बन जाएगा तो रेशा ऐसा इस्तेमाल करना है जिस पे आसानी से डाई हो सके, ठीक है, रंगाई हो सके, चमक उसकी अच्छी हो और उसमें वजन भी हो, आर्द्रता हो या डाई अवशोषण हो। आर्द्रता का मतलब है नमी सोखने योग्य, नमी सोखेगा तभी तो वो डाई को भी सोख पाएगा। लोच होना चाहिए कपड़े में, इलास्टिसिटी होनी चाहिए। इलास्टिसिटी का मतलब है वापस उसी शेप में आ जाना कपड़े को। कैसे होगा ऐसा? एग्जाम्पल है, हम लोगों ने कोई ड्रेस सिलवाई, ठीक है, सिलवाने के बाद आपने उसको पहना, आप उठते हो, बैठते हो तो कपड़ा फैलता है, लेकिन वापस दोबारा उसी शेप में आ जाता है, ये नहीं कि वो खिंच जाता है, ठीक है। तो रीगेन होना शेप को। अपघर्षण, कपड़े में अपघर्षण वाली क्वालिटी भी होनी चाहिए। एब्रेजन रेजिस्टेंस का मीन्स है कि अगर किसी खुरदरी सतह से भी कपड़ा टकरा रहा है तो वो बहुत जल्दी फट नहीं रहा, मजबूत है। तो ये क्वालिटीज़ रेशे में होंगी तो भी वो कपड़े में भी दिखाई देंगी। ये आ गए आपके रेशे के गुण जो उपभोक्ता को चाहिए, ठीक है। और रेशे के गुण से ही कपड़े के गुण निर्धारित होते हैं। आगे बच्चों हम पढ़ेंगे रेशों का वर्गीकरण, वस्त्रों के रेशों का वर्गीकरण, ठीक है। इनको दो भागों में बांटा जा सकता है, इंग्लिश में स्टेपल और फिलामेंट। हिंदी में स्टेपल को कहते हैं कम लंबाई वाले रेशे और फिलामेंट को कहते हैं अधिक लंबाई वाले रेशे, ठीक है। कम लंबाई वाले रेशे का एग्जाम्पल हो गया कॉटन और फिलामेंट का एग्जाम्पल या अधिक लंबाई वाले रेशे का एग्जाम्पल हो गया सिल्क। कॉटन, कपास का फूल देखा आपने, छोटे छोटे रेशे होते हैं जो कपास के पौधे पे फूल के ऊपर जो बीज होता है उससे चिपके होते हैं, ठीक है। मैंने अभी पिक्चर में दिखाया था, मैं फिर दिखा देती हूँ। ये देखिए, ये कपास का एग्जाम्पल। ये रेशम का कीड़ा है। रेशम के कीड़े से जब ये रेशम का कीड़ा शहतूत के फल खाता है तो उसके मुंह से राल जैसा जो पदार्थ निकलता है लंबा लंबा, वो कोकून का रूप ले लेता है, ठीक है। और वो आपस में लिपटता जाता है जो धागा कहा जाता है, जिससे रेशम बनाई जाती है। तो रेशम क्या हो गया? फिलामेंट का एग्जाम्पल हो गया, ठीक है। अधिक लंबाई वाले रेशे का एग्जाम्पल हो गया। इसके अलावा स्टेपल और फिलामेंट के अलावा रेशों को दो अलग भागों में बांटा जा सकता है, प्राकृतिक रेशे और मानव निर्मित रेशे। इंग्लिश और हिंदी में सेम नाम है, आपको सेम नाम मिलेंगे। पाइनएप्पल, अनानास के ऊपर की स्किन से भी रेशा
बनता है। ठीक है, इनकी कैटेगरीज, इनके नाम आपको याद रखने हैं। सेलुलोजिक रेशे, सेलुलोजिक फाइबर, सीड हेयर्स, कॉटन, कैपॉक, बास्ट रेशे, लिनन, हेम्प जूट। ठीक है, लीफ रेशा, पत्तियों से बना हुआ, अनानास, सीसल, नट हस्क रेशा, नट्स, कोकोनट जो है नट बोला जाता है उसे। ठीक है, तो कोकोनट आपने नारियल के ऊपर जो ब्राउन ब्राउन कलर के जो होते हैं थोड़े से हार्ड रेशे, उनकी बात हो रही है। प्रोटीन रेशे जो हमें पशुओं से, जानवरों से मिलते हैं, जंतुओं से मिलते हैं, एनिमल्स से, ऊन हो गई, स्पेशल हेयर हो गए बकरी के, ऊंट के, फर हो गया खरगोश का, जंतु के स्राव से, स्राव मीन्स सलाइवा, मुंह से निकला हुआ लिक्विड, रेशम, सिल्क हो गया इसका एग्जाम्पल, खनिज रेशे हो गए, मिनरल्स रेशे, एस्बेस्टस हो गई, एस्बेस्टस शीट्स। ठीक है, एस्बेस्टस शीट्स आप नेट पे सर्च करेंगे क्या होता है मुझे बताएंगे। प्राकृतिक रबड़, नेचुरल रबर। ये हो गए आपके नेचुरल फाइबर, प्राकृतिक रेशे। तो अब आप इतना तो सोच पा रहे हैं कि हम प्राकृतिक रेशे आपको दिखाई दे रहे हैं, आप समझ पा रहे हैं किस किस चीज़ों से मिलते हैं, एनिमल्स से मिलते हैं, ठीक है, और प्लांट से मिलते हैं, और आप समझ पा रहे हैं कि उनको हम बट के धागा बना सकते हैं और धागों को बुन के हम कपड़ा बना सकते हैं। लेकिन आप सोच रहे होंगे जो दूसरा वर्गीकरण है मानव निर्मित रेशे, वो कैसे बनते होंगे, है ना। ये क्वेश्चन दिमाग में होगा, कैसे बनाए जाते हैं मानव निर्मित रेशे। तो बच्चों, पहला मानव निर्मित रेशा था रेयॉन, 1895 में बनाया गया, 20th सेंचुरी में। इसको आर्टिफिशियल सिल्क भी बोला जाता है, कृत्रिम रेशा भी बोला जाता है। ठीक है, तो जब रेशम के कीड़े से रेशम बनने लगी तो एक दिमाग में ख्याल आया, ये कॉन्सेप्ट आया कि हम रेशों को खुद भी बना सकते हैं फिलामेंट्स के रूप में, लंबे लंबे उसके रूप में। ठीक है, उसकी एक पिक्चर मैं आपको आगे दिखाऊंगी। तो रेशम के कीड़े का कॉन्सेप्ट क्या होता है, रेशम का कीड़ा शहतूत के पत्ते खा लेता है, उनको पचाता है। ठीक है, उसकी ना तंतु ग्रंथियों में, तंतु ग्रंथियां जो होती हैं जिनको स्पिनरेट्स भी बोलते हैं, ठीक है, वहाँ पे 2 छेद होते हैं रेशम के कीड़े में, जहाँ से सिलाइवा के रूप में लंबा लंबा सा कोकून निकलने लगता है जो आपस में लिपटने लग जाता है। ठीक है, उसको हम कहते हैं, उसी को रेशम का फाइबर बोला जाता है। ठीक है, रेशम का फाइबर बोला जाता है, उसी को फिलामेंट कहा जाता है। फिलामेंट क्या होता है, लंबे रेशे, अधिक लंबाई वाले रेशे। ठीक है, तो जो तंतु ग्रंथियों से वो तरल पदार्थ उगलता है ना, रेशम के कीड़े की तंतु ग्रंथि से 2 छेद होते हैं, वहाँ से तरल पदार्थ लिक्विड रूप में निकलता है, तो उसी को फिलामेंट या कोकून कहते हैं। ठीक है, तो यहीं से दिमाग में आया कि हम भी इस तरह से फिलामेंट्स बना सकते हैं, तो मानव ने सोचा क्यों ना बनाया जाए। तो पहला जो फिलामेंट रेशा था वो रेयॉन था, जिसे आर्टिफिशियल सिल्क भी बोला जाता है। तो बच्चों, आप देख रहे हो ये रेशम का कीड़ा है, सिल्क वॉर्म है ये। इसके मुंह की तरफ से किस तरह से ये पतले पतले फिलामेंट्स में ये आपस में लिपटा हुआ है। ये फिलामेंट्स इकट्ठे कर लिए जाते हैं और उसी से रेशम बनती है। ठीक है, रेशम के कपड़े बनते हैं।
तो जब ये कॉन्सेप्ट आया तो एक दिमाग में यही आया कि मानव कैसे बनाए रेशा। तो ये तरीका, ये देखो, ये आप स्पिन रेट देख रहे हो, इसमें क्या होता है कि कच्चे माल को, ठीक है, ठोस कच्चे माल का लिक्विड बना लिया जाता है और उसको तरल अवस्था में इस तरह की मशीनों में ऊपर डाला जाता है और फिर वो ये जो छोटे छोटे छेद हैं यहाँ से निकल जाते हैं फिलामेंट के रूप में, लंबे धागों के रूप में, लंबे रेशों के रूप में। फिर उनको इकट्ठा कर लिया जाता है। इकट्ठा करने के बाद लपेट लिया जाता है और एक सॉलिड थोड़ा सा रूप दे दिया जाता है। फिर इनको रील पे लपेट लिया जाता है, स्पिंडल कर लिया जाता है। इस तरह से इन फिलामेंट्स को काम में लेके हम मानव जो है कपड़ा बनाता है, ठीक है। इसको कहते हैं मानव निर्मित रेशे, ठीक है। तो ये आइडिया कहाँ से आया? जब सिल्क देखा, रेशम के कीड़े ने जब लंबे लंबे फिलामेंट्स निकाले अपने 2 छिद्रों से, तंतु ग्रंथि से, तब ये आइडिया आया। तो कपास अपशिष्ट या लकड़ी की लुगदी का पहले इस्तेमाल किया गया इस तरह के ठोस कच्चे पदार्थों को, ठीक है। केमिकल्स, फिर उसके बाद में केमिकल्स का भी यूज़ होने लगा। तो इन ठोस कच्चे पदार्थों को किस में, लिक्विड में बदल लेते हैं। पहला स्टेप क्या होता है? लिक्विड में बदल लेना। और जब ठोस कच्चे पदार्थों को लिक्विड में बदलना होता है तो उसे या तो घोल बनाया जाता है और दूसरा हीट का एप्लीकेशन, गर्म भी रखा जाता है, उसे गर्मी प्रोवाइड की जाती है। इस घोल को कहते हैं चक्रण घोल, स्पिनिंग सॉल्यूशन। ये तरल अवस्था में डाला जाता है, ये देखो डाला जा रहा है। उसके बाद ये यहाँ से छिद्र से निकल जाते हैं और बाद में ठोस हो जाते हैं। ठोस कैसे होते हैं? जिस वातावरण में, जिस वैक्यूम में से निकाला जाता है वहाँ पे एकदम से ऐसा एनवायरनमेंट होता है कि वो निकलते ही थोड़े से ठोस हो जाएं, जम जाएं, लिक्विड अवस्था से वो जम जाएं, ताकि उन्हें इकट्ठा किया जा सके। जब उन्हें इकट्ठा कर लेते हैं तो उन्हें और प्रक्रियाएं की जाती हैं उनके साथ, ताकि वो और फाइन हो जाएं, सूक्ष्म हो जाएं और कपड़े के रूप में परिवर्तित हो पाएं। बनावट में सुधार करने के लिए ये किया जाता है। मानव निर्मित रेशों के एग्जाम्पल हैं रीजनरेटेड, को किस किस उसमें भागों में बांटा जा सकता है? रीजनरेटेड सेलुलोजिक फाइबर्स में, मॉडिफाइड सेलुलोजिक फाइबर में, प्रोटीन फाइबर्स में, नॉन सेलुलोजिक फाइबर्स में, मिनरल फाइबर्स में। नॉन सेलुलोजिक का मतलब है बच्चों जिसमें पौधों का इस्तेमाल नहीं होता, जैसे कपास के अपशिष्ट या लकड़ी की लुगदी, इन सब का नहीं, सिर्फ केमिकल्स का इस्तेमाल होता है, इसीलिए उसे सिंथेटिक कहा गया है, रसायनों का इस्तेमाल किया गया है। और रीजनरेटेड सेलुलोजिक का मतलब है जिसमें जो पौधों की वेस्ट होती है उनका इस्तेमाल भी किया जा सकता है। प्रोटीन फाइबर्स में थोड़ा बहुत एनिमल्स का जो रेशे होते हैं उनका इस्तेमाल किया जाता है, ठीक है। ग्लास होता है, जो शीशा होता है, कांच के जो ग्लास हैं, ये सब भी फाइबर्स हैं, मेटल्स हैं। इनका वर्गीकरण हिंदी में देखेंगे, आपको एग्जाम्पल और नाम याद रहने चाहिए। विनिर्मित रेशों के प्रकार हैं पुनर्योजित सेलुलोजिक रेशा, आशोधित प्रोटीन रेशे, गैर सेलुलोजिक और खनिज रेशे। ये पिक्चर दी हुई है आपकी, ऊपर से लिक्विड सॉल्यूशन केमिकल, ठीक है, पंप के जरिए आ रहा है। फिर ये स्पिनरेट छेद जो हैं छोटे छोटे, उनके जरिए निकल रहे हैं फिलामेंट्स, ठीक है। इसको प्रेशर दिया जा रहा है ताकि वो सॉलिड बन पाएँ, फिनिशिंग दी जा रही है। फिर ये यहाँ 3 ब्लूस पे लपेटे जा रहे हैं, 3 व्हील से गुजर के इसको लपेट के रख लिया जाता है और एक पैकेज तैयार हो जाता है फिलामेंट्स का, रेशो का, ठीक है। अब पढ़ेंगे यार्न। यार्न क्या होता है? यार्न होता है रेशों से धागा बनाना, ठीक है। जैसे एग्जाम्पल फिर से, कॉटन से जो बाती बनाते हैं, कैंडल वाली मोमबत्ती, ठीक है, हाथ से भी बना सकते हैं, लेकिन बड़े उस लेवल पे हम उसे सूत काटना भी कहते हैं, जो चरखे पे गांधी जी किया करते थे, ठीक है। अब हम इसमें ये समझ रहे हैं
कि कई बार डायरेक्ट जो फाइबर से कपड़ा बनता है, जैसे कि टिश्यू पेपर, उसमें धागे नहीं होते बेटे। टिश्यू पेपर आप सब जानते हैं, नैपकिन, ठीक है, सैनिटरी नैपकिन्स, हगीज़, सर्जिकल कॉटन, जो मास्क हैं ब्लू कलर के, जो आजकल मास्क यूज़ कर रहे हैं, सर्जिकल मास्क, ये सभी चीज़ें डायरेक्ट रेशों से बनी हुई हैं। रेशों को प्रेस करके, कंप्रेस करके ये फैब्रिक बनाया गया है। इसमें धागे नहीं बने, बीच का प्रोसेस नहीं है जो हमने पढ़ा था कि रेशे से धागा, धागे से कपड़ा, ये डायरेक्ट धागे से बने हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। कई बार हमें धागे और हमें बहुत सारे कपड़े बनाने के लिए धागों की ज़रूरत भी होती है, ठीक है। कुछ में तो हमारे रेशे चल जाते हैं, जैसे पिलो, हम पिलोज जो यूज़ करते हैं, तकिए, उनके अंदर स्टफिंग करने के लिए, हमारे जो गद्दे हैं उसमें, रजाइयों में, सब में फाइबर भरा जाता है, कॉटन भरी जाती है, लेकिन धागे बनाने की भी ज़रूरत है। तो जब रेशों से धागा बनता है बटकर या स्पिनरेट के ज़रिए, जो अभी आपने पीछे मशीन्स देखी, फिलामेंट के रूप में धागा जब छिद्रों से निकलता है तो उसे कहते हैं यान। क्या कहते हैं? यान, या सूत या धागा। और उनको हम आगे बुनाई कर सकते हैं, ठीक है, कपड़ा बनाने के लिए। सूत को वस्त्र, रेशे, फिलामेंट अथवा ऐसी सामग्री की लंबी लंबी बटों के रूप में परिभाषित किया जा सकता है। सूत्र को हम क्या कह सकते हैं? धागे को हम क्या कह सकते हैं? फिलामेंट कह सकते हैं, लंबे रेशे, ठीक है, या लंबी लंबी बटों के रूप में परिभाषित किया जा सकता है। आगे बेटा नेक्स्ट वीडियो में आप पढ़ेंगे यार्न कैसे बनता है।